Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and our daily current affair quiz session in which we discuss important current news of previous day in the form of MCQ. And we hope that you are enjoying this series and this series is also helping you a lot to revise daily current affairs. As you know that the date of your prelims exam is announced now. Alright, and if you are not well in current affairs, you cannot qualify your prelims round. So make the habit to read current affairs daily. And here you have to visit our website, which can help you to not only revise the current affairs part, but also you can solve the quiz and many more aspects which can help you to qualify this whole exam. All right. साथ ही साथ मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज 21 से हमारा कॉम्प्रिहेंसिव जो बैच है वो शुरू हो रहा है, जिसकी जो वैसे तो बैच हमारा 21 से शुरू हो रहा है, लेकिन एडमिशन जो है एक हफ्ता और जो है ओपन रहेंगे स्टूडेंट्स। तो जितना जल्दी आप हो सकता है अवेल करें, अपने फ्रेंड्स के बीच सर्कुलेट करें इस मैसेज को। आपके भाई हैं छोटे, उनसे बात कर सकते हैं टू ज्वाइन दिस कोर्स। ऑलराइट, एक हफ्ते के बाद जो है एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएंगी, उसके बाद एडमिशंस नहीं हो पाएंगे। सो प्लीज सर्कुलेट दिस मैसेज एज मच एज पॉसिबल फॉर यू। This comprehensive course of words include 200 lectures of GS, नोट्स जो हैं 3000 पेजेस के नोट्स इसमें रहेंगे, 75 लेक्चर सी सेट के हैं, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स मेंस के इंक्लूड हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, मंथली मैगजीन्स हैं, डाउट सेशंस वीकली इसमें इंक्लूड रहेंगे, और जो आपके मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन है वो भी इसमें इंक्लूड रहेगी। इट जस्ट अमाउंट 22,500 रुपीज स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो प्लीज ये जो बैच है हमारा, इसे ज्वाइन कीजिए, अवेल द अपॉर्चुनिटी एंड जो आपके सपने हैं उन्हें साकार करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है द HT इन HTBT कॉटन स्टैंड्स फॉर। क्या सही जवाब होगा स्टूडेंट्स? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करें। हाई थर्मोस्टेबल, बी हर्बिसाइड टॉलरेंट, सी हीट ट्रीटेड, डी हाइब्रिड एंड ट्रीटेड। क्या सही उत्तर होगा इसका? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करें एंड ज्वाइन अवर दिस सेशन डेली एज मच एज यू कैन। सो बी इज द राइट आंसर, हर्बिसाइड टॉलरेंट। अभी रिसेंटली जो है खबरों में रहा हर्बिसाइड टॉलरेंट, क्योंकि जो आपका सेल है आपका HTBT कॉटन का वो बहुत ज्यादा हो गया, मोर देन डबल हो गया है। पहले जो था ये तकरीबन 30 लाख इसका सेल जो था 30 लाख के आसपास था। नाउ 75 लाख जो रिकॉर्ड किया गया है 2021 में। नाउ इसमें पहले तो समझते हैं ये HT है क्या। देखिए, हर्बिसाइड का मतलब होता है, साइड का मतलब होता है किलिंग, हत्या करना। हर्ब्स जो आपकी खरपतवार आपकी फील्ड्स में होती हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपकी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है। ऑलराइट, लेकिन ये जो HTBT कॉटन है इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलीगल प्रैक्टिसेस। जो अप्रूवल मिला था वो था BT कॉटन। BT कॉटन जो है एक जेनेटिकल मॉडिफाइड आपकी क्रॉप है, ठीक है, जिसमें स्पेशली जो वोल बॉम एक इंसेक्ट है जो बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है कॉटन को, उसको इस प्रकार के जो और इंसेक्ट्स हैं जो स्पेशली कॉटन को बहुत हार्म पहुंचाते थे, उनके लिए GM क्रॉप जो है एक अच्छा विकल्प है। ऑलराइट, ताकि जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से बना रहे, ठीक है, क्योंकि और कपास की जब कॉटन की हम बात करते हैं तो हम कॉटन को खाते नहीं हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए जो है हमारी बॉडी पे कोई इसका बहुत ज्यादा नुकसान इंपैक्ट खराब नहीं है। इसीलिए जो जेनेटिकल मॉडिफाई आपकी क्रॉप्स हैं, किसी और क्रॉप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव नहीं किया, सिर्फ जो है आपके कॉटन को ही अप्रूवल मिला। चलिए शुरू नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटोनियो गुटेरेस हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज UN सेक्रेटरी जनरल बिलोंग्स टू विच कंट्री? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही उत्तर होगा इसका? ऑप्शन ए ब्राजील, बी स्पेन, सी अर्जेंटीना, डी पोर्टुगल। प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सही जवाब है पोर्टुगल। सो जो एंटोनियो गुटेरेस हैं इन्हें री-इलेक्ट किया गया है एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इससे पहले भी यही इस पोस्ट पर थे, 2017 से 2021 तक ये रहे हैं। ऑलराइट, साथ ही साथ ये आपके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं पोर्टुगाल के, एंड UNHRC में भी इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं।
इन सभी बातों को देखते हुए, साथ ही साथ जो इनका पिछला टेन्योर रहा है उसके काम को देखते हुए इन्हें फिर से रीइलेक्ट किया गया है एज अ जनरल सेक्रेटरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे A joint Indian Navy European Union naval force exercise was conducted in Mediterranean Sea, Gulf of Aden, Arctic Ocean, Bering Sea। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही उत्तर है प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अभी ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, सॉरी नेवल एक्सरसाइज हुई है। हाँ, बी इज द राइट आंसर। गल्फ ऑफ एडन में ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, सॉरी नेवल एक्सरसाइज हुई है विद यूरोपियन नेशंस। इसमें इटली, फ्रांस एंड स्पेन की जो नेवल है उन्होंने पार्ट लिया है और भारत ने भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, प्राइमरली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इनहैंस द वॉर फाइटिंग स्किल है उसको इनहैंस कैसे किया जा सकता है, या इंटीग्रेटेड फोर्स एबिलिटी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इंटीग्रेटेड फोर्स का मतलब है कि भाई जैसे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो अगर इंटरेक्शन ही नहीं होगा सोल्जर्स के बीच तो क्या होगा, फिर वो फोर्सेस अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो बहुत बार हमें मिलकर काम करना पड़ता है। तो इंटीग्रेटेड फोर्स जो है इस प्रकार की युद्धाभ्यास में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा टू प्रमोट इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड टू मेंटेन द पीस, और जो बैलेंस ऑफ पावर है रीजन में वो भी बना रहे, ये ऑब्जेक्टिव रहा। अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की, तो मैंने बात कर ली। अब इसमें बेसिकली एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन एक्सरसाइज और टैक्टिकल मैरीटाइम जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं वो इसमें देखने को हमें मिली हैं, जो इसमें इंक्लूड रही। ऑलराइट, या फिर रेस्क्यू जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं या सर्च होती हैं वो किस प्रकार से होनी चाहिए, उस पर ड्रिल्स हुई हैं, बहुत ज्यादा मॉक ड्रिल्स इस एक्सरसाइज के तहत। ये आप गल्फ ऑफ एडन इसमें आपने देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द आदि प्रशिक्षण पोर्टल कम्स अंडर द अम्बिट ऑफ विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये स्टूडेंट्स क्या सही उत्तर होगा? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सॉरी, हाँ जी, तो अभी रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है आदि प्रशिक्षण पोर्टल। इसमें जो है ये एक एक्ट करेगा सेंट्रल रेपोजिटरी की तरह, ठीक है, जो कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसके तहत जितने भी आपके ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, सो दैट हर सेक्टर में ट्राइबल लोगों के लिए हर प्रकार से बेहतर इनिशिएटिव्स लिए जा सकें, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे किस प्रकार से जो आपकी है टेक्निकल एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। ऑलराइट, तो इसके तहत जो प्राइमरी इंस्टीट्यूट्स हैं जो रहेंगे वो है आपका ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डिफेंस डिविजन्स ऑफ द ट्राइबल मिनिस्ट्री एंड नेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड ट्राइबल स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट है आपका हु इज द करंट हेड ऑफ यूएन एड? ऑप्शन ए एंटोनियो गुटेरेस, बी जगजीत पवाड़िया, सी मार्क लोकॉक, डी मार्था कुमे। क्या सही उत्तर है स्टूडेंट्स? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सी इज द राइट आंसर, मार्क लोकॉक जो है वो इसके यूएन एड जो है आपकी एजेंसी उसके आपके हेड हैं। अब रिसेंटली जो है आपका बड़ा एक इंपॉर्टेंट समिट हुआ है, 4 डे समिट ये रहा जिसका नाम है वैक्सीन इंटरनेशनलिज्म। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल। ऑलराइट, अब इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कोविड-19 के जो पेंडेमिक है उसको जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना जल्दी इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ग्लोबली किया जाना चाहिए, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो है बड़ा अच्छा सिस्टम जो है होना रहना चाहिए। साथ ही साथ वैक्सीनेशन फॉर ऑल, ये भी इसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है, वैक्सीनेशन फॉर ऑल। वैक्सीनेशन कैन नॉट बी सिक्योर्ड फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटीज, ऑलराइट, या पर्टिकुलर रीजन्स, इट शुड बी फॉर ऑल। ये इसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव जो इसका कह सकते हैं। साथ ही साथ जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उस पर बात करते हैं। तो ये अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पे डिफरेंट इंपॉर्टेंट नेशंस के पॉलिटिकल लीडर्स पार्टिसिपेंट थे, बहुत सी गवर्नमेंट्स दुनिया की जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, या हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए जो
आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इसमें शामिल थे, कॉमन प्लेटफॉर्म ये सभी के लिए था, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मंच था। साथ ही साथ यहां पर क्रिटिसाइज किया गया है G7 प्लान को। अभी रिसेंटली जो है G7 नेशंस का समिट हुआ है जिसमें उन्होंने G7 प्लान पर बात की है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने डिस्कस की कि भाई एक तो प्रिजर्वेशन ऑफ वैक्सीन फॉर देयर ओन पीपल फर्स्ट, कि वैक्सीनेशन हो भी गया हमारे लोगों का, फिर भी जो है रिजर्व में हमें कोटा रखना चाहिए। तो इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ है क्योंकि भाई अभी बहुत से थर्ड वर्ल्ड नेशंस के ऐसे देश हैं जहां पर दे वर नॉट कैपेबल टू बिल्ड देयर ओन वैक्सीन, पहला, और दूसरा जो है उन तक अभी उनकी सरकार भी बहुत हद तक सक्षम नहीं है। सो अगर डेवलप्ड नेशन ही इस प्रकार की बात करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पैंडेमिक पे कंट्रोल करना। दूसरा क्या है कि एक कॉमन जो डोर रहना चाहिए, जो वैक्सीनेशन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए प्राइसेस भी हैं इक्वल रहने चाहिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि भाई डेवलप्ड नेशंस को ज्यादा कोटा दिया जाए वैक्सीन का और जो थर्ड वर्ल्ड नेशन हैं वहां पे लोग मरते रहे। तो ये चीजें इसमें डिस्कस की, बड़ा महत्वपूर्ण था ये। नेक्स्ट है अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्राउट 2021 हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय ऑप्शन ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बी यूनाइटेड UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड डी वर्ल्ड बैंक। And the students, what shall be the right answer? और ज्यादा से ज्यादा आप डेली हमारे सेशन के साथ जुड़ें, ऑलराइट, तभी जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो बी जो है आपका सही उत्तर है, यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसे UNDRR भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक जो है रिपोर्ट ड्राउट पर दी है 2021 में, और ये कहा है कि ऑफ कोर्स अभी जो पैंडेमिक है जिसकी वजह से सभी देशों का ध्यान जो है कोविड की तरफ है, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए, हेल्थ सेक्टर की तरफ है, बट आने वाली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आने वाले कुछ सालों में वो है ड्राउट की। इट विल स्प्रेड एज अ पैंडेमिक, क्योंकि जो वाटर कंजर्वेशन की समस्या है पूरे ग्लोबली वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वाटर मैनेजमेंट बहुत खराब है, ठीक है, तो उस पर काम होना चाहिए, अदरवाइज द प्रॉब्लम विल बी नॉट फॉर फ्यू नेशंस, ग्लोबली एक पैंडेमिक की तरफ फैलेगी। और भारत में भी जो है ड्राउट प्रोन रीजन्स बहुत ज्यादा है, एंड इंडिया इज सो फार नॉट कैपेबल टू अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स कल को बढ़ती है तो हैंडल कर पाए। ठीक है, तो पहले जो है प्रिकॉशन इज बेटर देन, है ना, कि आप प्रिकॉशंस अच्छे से लें तो समस्या आगे बढ़े ही ना, इसलिए ये रिपोर्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 1.5 बिलियन लोग जो है सफर करेंगे आने वाले साल, और सबसे बड़ा कारण इसका क्लाइमेट चेंज ही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, which state has recently declined to constitute Vedic education and Sanskrit board to revive the knowledge of Sanskrit scriptures and Vedas? हाँ जी, ऑप्शन जो है आपका सी जो है सही जवाब है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने, वहां के एजुकेशन सिस्टम ने इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कि रिवाइवल ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ताकि जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, ये माना जाता है कि भाई जो वेदास हैं, जो उपनिषदास हैं, दे आर जो इंसाइक्लोपीडिया है एक तरीके से नॉलेज की, इतना नॉलेज है इसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ संस्कृत, फॉर्चुनेटली इन संस्कृत, अनफॉर्चुनेटली फॉर अस कि हम लोग बहुत ज्यादा संस्कृत भाषा से परिचित नहीं है। तो जितना ज्यादा लैंग्वेज प्रमोट होगी, वी विल कैपेबल टू अंडरस्टैंड द वैदिक स्क्रिप्चर्स। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स को भी प्रमोट करना और प्राइमरली जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको प्रमोट करना। सबसे दुनिया की पुरानी भाषा आपकी संस्कृत है, तो उसको सम्मान तो मिलना ही चाहिए। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सरकार बहुत ज्यादा इसके प्रति जो है एक्टिव नहीं है। बहुत से देश जो हैं अपनी पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट करती हैं। ऑलराइट, चलिए, सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीटेड टुडेज सेशन एंड वी होप दैट बहुत सी नई खबरों के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, एंड आल्सो किस प्रकार के परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। सो आप डेली हमारे साथ जुड़े रहें इस सेशन के साथ ही साथ फॉर मोर updates you can join our Telegram channel too. So here we stop for today's session, students. Thank you very much.